चलिए मनी एंड बैंकिंग में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए मनी एंड बैंकिंग के वाया हमने जो आपको लास्ट लेक्चर डिलीवर किया था वो बैंक्स के लेवल पर लैंडिंग रेट डिसाइड करने के लिए बेंचमार्क्स कौन से होने चाहिए और वो कैसे चूज़ किए जाते हैं इसके ऊपर था। बेंचमार्क्स को लेकर के स्टैंडर्डाइजेशन की कमी थी, ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, तो हमने उसकी हिस्ट्री को ट्रेस किया। हमने 1970 से लेकर के 2019 तक बेंचमार्क्स किस बेसिस पे चुने गए, उनकी क्या कमियां थी इसको समझा। हमने देखा पहले PLR था, प्राइम लैंडिंग रेट सिस्टम, फिर BPLR बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट सिस्टम, फिर बेस रेट आया 2010 में, फिर 2016 में MCLR आया, उसके बाद 2019 में EBLR आया। बार बार ये सुधार करते हुए नए बेंच रेट इसलिए लाने पड़े क्योंकि इनमें स्टैंडर्डाइजेशन की कमी थी, ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। RBI के सुझावों से इन चीज़ों को सुधारने में मदद मिली और फाइनली हम आज EBLR के साथ काम कर रहे हैं और MCLR भी काम कर रहा है। तो आज की डेट में दो तरह के बेंचमार्क एग्जिस्ट करते हैं, एक एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट सिस्टम है EBLR और एक इंटरनल बेंचमार्क लैंडिंग रेट सिस्टम है जिसका बेस है MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। अब अल्टीमेटली हमने ये क्यों समझे थे, बैंक्स के लेवल पर लैंडिंग रेट्स के बेंचमार्क क्यों समझे थे, क्योंकि उसके पिछले लेक्चर में हमने मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में समझा। हमने मॉनेटरी पॉलिसी की 2015 के दौरान भारत सरकार और RBI के बीच में हुए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट को समझा, उसके तहत फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट कॉन्सेप्ट को समझा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जन्म हुआ, उसका रोल क्या है, उसके स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने जानी। उसी के तहत हमने ये जाना कि उर्जित पटेल कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस थी जिनको लागू करके ये सुधार किए जा रहे हैं। हमने फिर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पॉलिसीज़ की ब्रीफिंग को समझा, हमने ब्रीफली इनके रोल्स को देखा, इनके पर्पज़ को जाना और फिर हमने क्वांटिटेटिव टूल्स के इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में कवर किया, उनके इम्पैक्ट को बहुत अच्छे से जाना। अब जब हमने क्वांटिटेटिव टूल्स अच्छे से जाने हैं तो वो मनी सप्लाई को ही रेगुलेट करते हैं और ज़्यादातर ये मनी सप्लाई रेगुलेट करते हैं लैंडिंग रेट्स को रेगुलेट करके, कि क्रेडिट रेट्स क्या होंगे उसको रेगुलेट करके, पर ये RBI के लेवल पे होता है। तो अगर एक इंस्टीट्यूशन मनी क्रिएशन का RBI है तो दूसरा बैंक्स हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वांटिटेटिव टूल्स के तहत RBI लैंडिंग रेट्स को कैसे मैनेज कर रहा है मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए, फिर अगले यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि बैंक्स के लेवल पर बेंचमार्क लैंडिंग रेट्स के वाया वो क्रेडिट रेट्स कैसे डिसाइड हो रहे हैं। इससे हमने मनी क्रिएटिंग सिस्टम के इन दोनों इंस्टीट्यूशंस, द सेंट्रल बैंक दैट इज RBI एंड द अदर कमर्शियल बैंक्स, इन दोनों के फंक्शन और रोल को समझ लिया। अब हम फाइनली क्वालिटेटिव टूल्स की तरफ आए हैं। तो ये हैं क्वालिटेटिव टूल्स आपके, इज़ दैट क्लियर। देखिए जब हम क्वालिटेटिव टूल्स को समझें उसके पहले ज़रूरी है कि क्योंकि हमने क्वांटिटेटिव टूल सारे कर लिए, हमने उसके तहत कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को समझा, हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को समझा, हमने बैंक रेट्स को समझा, हमने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को समझा और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये वो कॉमन यूज़ होने वाले टूल्स हैं जिनको अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, इनके बारे में आप चर्चाएँ सुनते भी हैं। लेकिन ओकेजनली कुछ टूल्स हैं जो यूज़ होते आए हैं और आज की डेट में वो चर्चा में भी हैं। उन दो टूल्स के बारे में भी हमने यहाँ पर लिखा है। एक है SDF दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, दूसरा है MSS दैट इज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। 2004 से मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम वर्किंग है और 2022 से स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एग्जिस्टेंस में है। 2014 की जो उर्जित पटेल कमेटी थी, जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन और स्टेबलाइज करने के लिए बनाई थी, उस उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन के द्वारा ये कहा गया था कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जैसा इंस्ट्रूमेंट इंडक्ट करना चाहिए क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में। 2018 के फाइनेंस एक्ट के द्वारा RBI एक्ट 1934 में अमेंडमेंट लाया गया, उसके तहत ये SDF को इंड्यूस किया गया। 2020 में इसे नोटिफाई किया गया, 2022 से ये यूज़ किया जा रहा है। क्या है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी? बहुत सिंपल है। देखिए जब हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी समझते हैं तो उसके तहत हम ये समझते हैं, दो टर्म्स आती हैं, एक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। जब RBI बैंक्स को लोन देता है वो रेपो रेट के तहत देता है और जब बैंक्स RBI को लोन देते हैं वो रिवर्स रेपो रेट के तहत देते हैं। RBI जब बैंक्स को लोन देता है तो बैंक्स से बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एज अ कोलेटरल ले लेता है और बैंक्स जब RBI को लोन कर देते हैं, लेंडिंग करते हैं, या RBI जब बैंक से बोरो करता है तो RBI बैंक्स को कोलेटरल के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे देता है। यही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाद में रीपरचेज होती हैं, तो इसलिए इन्हें रेपो रीपरचेज एग्रीमेंट कहा जाता है। जिस रेट पे डिस्काउंट होती है यानी कि जिस रेट पे रीपरचेज होता है वो रेपो रेट कहलाता है। ये हमने सारा क्वांटिटेटिव टूल्स में समझ लिया। अब अल्टीमेटली समझिए कि एक और इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? देखिए अब
बैंक्स ही फिर आरबीआई को फंड्स देंगे, यानी कि लोन्स देंगे, यानी कि बैंक्स के पास जो अपना सरप्लस फंड है वो आरबीआई के पास पार्क कर देंगे, या बैंक्स आरबीआई को लोन देंगे, या आरबीआई बैंक से बोरो कर रहा है, कुछ भी कहिए आप। सुनने में बिल्कुल रिवर्स रेपो रेट जैसा सिस्टम लग रहा है, लेकिन एक फ़र्क है, वो ये कि यहाँ पर बदले में आरबीआई बैंक्स को कोलेटरल नहीं देगा, सिक्योरिटीज़ ऑफर नहीं करेगा। इज़ दैट क्लियर? आरबीआई बैंक्स को सिक्योरिटीज़ नहीं देगा, कोलेटरल नहीं देगा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके पास दो तरह के लोन्स है, कोलेटरल फ्री लोन है जिसमें कोलेटरल नहीं है, दूसरा विद कोलेटरल है, तो ज़्यादा सिक्योर कौन सा है? विद कोलेटरल। जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक से लोन लेने जा रहे हैं, एक तरफ आप कोलेटरल ऑफर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कोई कोलेटरल ऑफर नहीं कर रहे हैं, तो जिस पे आप कोलेटरल ऑफर कर रहे हैं उस पर आपको कम ब्याज लगेगा, और जिस पे आप कोई कोलेटरल ऑफर नहीं कर रहे हैं थोड़ा ज़्यादा ब्याज लगेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसी तरह से एसडीएफ की प्लेसमेंट की गई है। जब आप लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को देखते हैं तो आप इसको कुछ ऐसा मान करके चलिए कि 3% के आसपास अगर रेपो रेट है तो 6% के आसपास रिवर्स रेपो रेट रहता है। 3 to 6%, 3% के आसपास अगर रिवर्स रेपो रेट है तो 6% के आसपास रेपो रेट रहता है। मतलब 6% पे आरबीआई बैंक्स को लोन देगा और 3% पे आरबीआई बैंक से लोन लेगा। ऑलवेज रिवर्स रेपो रेट से कम ही रहना चाहिए। अगर गलती से कहीं रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा हो गया तो सबसे बड़ा खेल हो जाएगा धरती पे, और वो ये होगा कि आरबीआई से पैसा लोन पे ले लेके आरबीआई को ही देते रहो। सही है कि नहीं? मतलब थोड़ी देर के लिए ऐसा कर दो, रेपो रेट 6%, रिवर्स रेपो रेट 3%। इज दैट क्लियर? ये बड़ा तंग कर दे। रेपो रेट 3% और रिवर्स रेपो रेट 6%। तो सबसे पहले आपने रेपो रेट पे आरबीआई से 3% पे पैसा ले लिया, 1 लाख रुपया। मतलब आरबीआई को आपको ब्याज देना है 3000 रुपया। 10 बजे लिया, 10:01 पे आरबीआई को ही आपने 6% पे वो पैसा दे दिया। अब आरबीआई आपको 6000 ब्याज देगा, तो 6000 जो आरबीआई देगा उसमें से 3000 आरबीआई का वापस करके 3000 अपना। कोई बिजनेस ही मत करो, कोई ज़िंदगी में करो ही मत, ये तो सबसे बड़ा खेल है। हर आदमी घर घर में बैठा आरबीआई के साथ ये खेलना चाहेगा। दिस इज़ नॉट द मैकेनिज्म। ओके, तो इसी के कारण रेपो रेट 6% सपोज करो और रिवर्स रेपो रेट 3%। ओके, आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है वो ज़्यादा ही रहेगा उस रेट के मुकाबले जिस रेट पर आरबीआई बैंक से लोन लेता है। इज़ दैट क्लियर? अब टेक्निकली यहाँ पर देखा जाए कि ये जो स्पेस है ये मैक्सिमम है लिमिट, रेपो रेट 6%, ये मिनिमम रिवर्स रेपो रेट 3%। दिस इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर, इट इज़ LAF कॉरिडोर। ओके, दैट इज़ द रेंज, दिस इज़ द रेंज। 3 to 6% का एक रेंज है। इज़ दैट क्लियर? इसके बीच में नीचे से ऊपर जा रहे हैं आप या उधर से इधर आ रहे हैं आप, तो देर इज़ अ फ्लोर इन बिटवीन, देर इज़ अ फ्लोर इन बिटवीन। तो इसी तरह से एसडीएफ को एज अ फ्लोर इंड्यूस किया गया है बीच में, एसडीएफ को एज अ फ्लोर इंड्यूस किया गया है बीच में। सो इट इज़ द फ्लोर इन बिटवीन द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर, ऐसा कहीं पर लिखा होगा। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर के बीच का एक फ्लोर है ये। कैसे है ये फ्लोर? अब इसको ध्यान से समझिए। ये रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट कम होगा हमेशा, रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट कम होगा, कम ही होगा नेचुरली, क्योंकि इस रेट पर आरबीआई बैंक से लोन ले रहा है ना, तो ये रेपो रेट से तो कम ही होगा, क्योंकि रेपो रेट पे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, तो 25 बेसिस पॉइंट कम होगा। इस समय का मौजूदा रेपो रेट कितना है? हमने लिखा था दैट इज 6%, दैट इज 6% मौजूदा। तो फिर इस समय का एसडीएफ कितना होगा? 5.75%। रेपो रेट 6%, एसडीएफ 5.75%। लेकिन इस समय का रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। ओके, मतलब एसडीएफ रेपो रेट से 0.25 यानी कि 25 बेसिस पॉइंट कम होगा, लेकिन एसडीएफ रिवर्स रेपो रेट से अबव है, रिवर्स रेपो रेट से अबव है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, रिवर्स रेपो रेट कोलेटरल्स के साथ आता है, इसलिए ब्याज दर कम मिलेगा आपको, आरबीआई से कम ब्याज मिलेगा बैंकों को, क्योंकि आरबीआई बैंकों को सिक्योरिटी भी तो ऑफर कर रहा है, आरबीआई बैंकों को कोलेटरल भी तो दे रहा है, उस सिक्योरिटी को बैंक घुमाएंगे और पैसा खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इस लोन पे जो एसडीएफ के तहत बैंक आरबीआई को पैसा दे रहे हैं, बैंक्स को बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो जब कोई कोलेटरल नहीं मिल रहा, कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही, तो घुमाएंगे कहाँ, इस्तेमाल क्या करेंगे उसका। लेकिन फिर भी बैंक आरबीआई को ये पैसा दे रहे हैं, क्यों? इंटरेस्ट ज़्यादा ऑफर हो रहा है, आपको 5.75 के आसपास मिल रहा है, तो इसलिए 6 से 3.35 के बीच में ये लाई कर रहा है, इट इज़ ऑन द 5.75। इज़ दैट क्लियर? अब अगर हम एक चार्ट देख करके चलें
एक टेबल रैंडमली हमने उठाया है, इसको मौजूदा समय के आंकड़ों से मत जोड़िएगा, रैंडमली इसको समझिए। देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं रेपो रेट कितना है, 4%, और हमने बताया कि रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट कम ही होगा। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, ठीक है, इज दैट क्लियर। अब रेपो और रिवर्स रेपो देख लिया तो हम ये समझ करके चलते हैं कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है, यहाँ पर ये एक पुराना रेपो रेट है, हम यहाँ पर नया लेकर के चलते हैं। अच्छा, पुराने और नए के बीच का कंपैरिजन है। रेपो रेट 4 फिर बढ़ करके 6.50 हुआ, रिवर्स रेपो यहाँ पर उतना ही है। ये दिस चार्ट इज़ नॉट करेक्ट। अब सिंपली इस टेबल को समझिए। रेपो रेट इज 6.5, रेपो रेट इज 6.5, SDF इज 6.25। वाई? SDF रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट कम होगा। और हमने हमेशा क्वांटिटेटिव टूल्स के तहत ये भी पढ़ा है कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है वो एक तरह का पैनल रेट है, तो वो क्या होगा, 25 बेसिस पॉइंट हायर होगा रेपो रेट से। तो देखिए MSF 6.75 है, तो रेपो रेट 6.5 है, तो MSF 6.75 और SDF 6.25। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात। और हमारे मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से रेपो 6 है, MSF 6.25 है, MSF 6.25 है, SDF 5.75 है। इज दैट क्लियर? ये मौजूदा आंकड़े हैं। क्यों यूज़ करता है RBI इसका? देखिए, आप इसको सिस्टम को समझिए। सिस्टम में मनी अभी भी सप्लाई बहुत है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आपके पास नहीं है उस लिक्विडिटी को स्क्वीज करने के लिए। टू कॉन्ट्रैक्ट दैट लिक्विडिटी यू हैव नो मोर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, स्टिल यू वांट टू स्क्वीज इट, स्टिल यू वांट टू कॉन्ट्रैक्ट इट। हाउ कैन यू कॉन्ट्रैक्ट इट? हाउ कैन यू स्क्वीज इट? Without offering the collateral of government security, you can squeeze it. You can have that excess money with the bank in the form of loans. Banks can park their surplus money with the RBI under the SDF. Okay? तो SDF ये पर्पज़ यहाँ पर रिजॉल्व करता है और आप लिक्विडिटी को स्क्वीज़ कर लेते हैं। सिस्टम से एक्सेस लिक्विडिटी स्क्वीज़ करना, सिस्टम से लिक्विडिटी स्क्वीज़ करना, इस तरह से लिक्विडिटी को खींच लेना, कॉन्ट्रैक्ट करा देना, इसको स्टरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सरप्लस मनी सप्लाई है, लिक्विडिटी है, उसे खींच लिया है आपने, स्टरलाइज कर दिया। इट इज स्टरलाइजेशन। इज दैट क्लियर? SDF क्लियर? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी पढ़े हैं एक बार आपके सामने आपके लिए। ओके, ओके। In 2022, RBI decided to introduce the standing deposit facility. Standing deposit facility or SDF works like reverse repo. However, standing deposit facility is different from reverse repo in the following ways. First, under the SDF route, the RBI would not be required to provide government securities as collateral to the banks. Hence, it would enable RBI to absorb huge amount of liquidity from the economy without GSECs acting as collateral. As the SDF would be lower than the repo rate, that is by 25 basis point. Reverse repo exercise is carried out at the discretion of the RBI depending upon the market condition. तो देखिए, मार्केट कंडीशन में मनी सप्लाई को देखते हुए RBI की डिस्क्रिप्शन पर रिवर्स रेपो यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बैंक्स का है। बैंक्स देख रहे हैं कि उनके पास सरप्लस मनी है, सरप्लस मनी है, मनी सप्लाई, दे कैन park their money securely and safely with the RBI that is on 5.75। और RBI के पास पैसा आपका जमा है तो बहुत अच्छा है, वापस आना ही आना है। और 5.75 अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट है, कोई कमज़ोर नहीं है। तो डिस्क्रिशन यहाँ पर बैंक्स का है, दे कैन पार्क देयर सरप्लस फंड विद द RBI। लेकिन यहाँ पर कंपेलिंग पॉइंट बन रहा है द SDF रेट एंड दैट इज़ 5.75। एंड इफ़ देयर इज सरप्लस मनी, तो व्हेन देयर इज सरप्लस मनी, सपोज मनी इज सरप्लस, the people after doing the borrowing operations, lending operations, everything, still there is surplus, huge liquidity in the market. बैंक को वर्किंग बनाए रखने के लिए, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन रखते हुए, बैंक की मनी की वर्थ को क्रिएट कर बनाए रखते हुए क्या कर सकता है RBI? तो SDF सिस्टम इज देयर। SDF के तौर पे एक विंडो प्रोवाइड कर दी RBI ने बैंक्स को कि स्टिल यू कैन पार्क दैट मनी विद मी, though I have no collateral to offer you, but I am going to offer you 5.75, that is more than reverse repo, and you can comfortably and even profitably park that money with me
सो दैट यू कैन रन विद योर डिपॉजिट प्रोविजनिंग्स, जो डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हो लोगों को, और यू कैन कंफर्टेबली मेंटेन योर बैंकिंग वर्किंग कंडीशंस। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ है। द SDF would be available, reverse repo exercise is carried out at the discretion of the RBI depending upon market conditions. However, the SDF would enable the banks to keep their surplus funds with the RBI at their own discretion. Okay. Next, the fourth point, the SDF would be available for parking funds with the RBI on an overnight basis. तो ये इसकी अगली कंडीशन है, ये ओवरनाइट बेसिस पे ही आपको अवेलेबल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम रिवर्स रेपो की बात करें तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ वेरिएबल टाइम रेंजेस के साथ आता है। ओवरनाइट के तहत भी आता है, टर्म के साथ भी आता है और लॉन्ग टर्म के साथ भी आता है। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के पास वेरियस टर्म है, लेकिन जो SDF है ये ओवरनाइट बेसिस पे ही ऑफर होता है। ये इसका फ़र्क है उससे LAF से, रिवर्स रेपो से। द SDF वुड बी अवेलेबल फॉर पार्किंग फंड्स विद द RBI ऑन एन ओवरनाइट बेसिस बट द ड्यूरेशन ऑफ रिजर्व रेपो कुड बी लॉन्गर। हमने पढ़ ही लिया है, रिजर्व कह दिया, सॉरी, रिवर्स रेपो। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग टाइम सच एज रीसेंट डिमोनेटाइजेशन। अगर हम डिमोनेटाइजेशन जैसी सिचुएशंस की बात करें, हालांकि डिमोनेटाइजेशन में RBI ने MSS का इस्तेमाल किया था बड़े पैमाने पर एक्सेस लिक्विडिटी को स्क्वीज़ करने के लिए, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का, क्योंकि तब SDF यूज़ ही नहीं हो सकता था। SDF तब अस्तित्व में ही नहीं आया था, ये 2022 में आया था। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया, आप कंफ्यूज मत होइएगा। डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ नवंबर के मंथ में, पर तब SDF एग्जिस्ट नहीं करता था, तो इसका यूज़ नहीं किया गया। बट अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तो डिमोनेटाइजेशन के समय में क्या हुआ, ध्यान से समझो। सभी लोगों ने पैसा ला के बैंक में जमा करा दिया। डिमोनेटाइजेशन में ऐसा हुआ ना कि बैंक्स के पास सरप्लस पैसा आ गया, हुआ। अब बैंक जानता था कि वो टेम्परेरी आया है, समझ लो, MSS ही समझा रहा हूँ थोड़ा सा, उसमें भी ये बात समझानी थी। बैंक जानते थे कि ये जो भी जमा कराया गया टेम्परेरी है, तो ऐसा भी नहीं कि बैंक उसे उठाकर तो सिर्फ तुरंत लोन में दे दें, क्योंकि ज़्यादातर पैसा सारा कहाँ आ रहा था, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, वहीं आ रहा था ना। ऐसा नहीं लोग फटाफट FDयाँ करा रहे थे, फटाफट लोग अपना पैसा जमा करा रहे थे। तो ऐसे में बैंक जानता था कि ये टेम्परेरी है, इसे मैं एकदम से रोल आउट भी नहीं कर सकता लेंडिंग के रूप में। तो उस टाइम पर RBI ने शर्त लगा दी थी बैंकों के ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इसका आप रिजर्व के रूप में ही रखो, अभी आप इसको रिजर्व के रूप में ही रखो। लेकिन बैंक कैसे काम कर पाएंगे? अब बैंक कैसे काम कर पाएंगे? ऐसे में बैंकों के पास इतना ज़्यादा लिक्विडिटी है, इतना लिक्विडिटी अगर एब्जॉर्ब कराना है, इतना लिक्विडिटी अगर स्क्वीज कराना है तो कैसे किराया जाए, ये कैसे मैनेज हो? तो उस टाइम पर MSS एग्जिस्ट करता था, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत एक्सेस लिक्विडिटी RBI एब्जॉर्ब करता है। फिर वही बात वहाँ यहाँ पर मैं कहूँगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स मार्केट में उतार करके, ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इनको उस समय में मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड MSB कहा जाता है, मार्केट में उतारता है और मार्केट से पैसा ले लेता है, स्क्वीज कर लेता है एक्सेस लिक्विडिटी अपने पास। इज दैट क्लियर? सुनने में ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसा लगा? अलग है उससे। किन मायनों में अलग है, वही तो पढ़ाना है, तभी तो लिखा है, तभी तो लिखा है। लिक्विडिटी स्क्वीज करता है, सिर्फ पैसा लेता है बाजार से, सिर्फ इंजेक्ट नहीं करता। ओपन मार्केट ऑपरेशन में इंजेक्शन ऑफ मनी भी होता है ना। यहाँ पर आप सिर्फ मार्केट को बॉन्ड ऑफर करके मार्केट से पैसा ले रहे हो, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन में मार्केट को पैसा दे भी सकते हो मार्केट से बॉन्ड लेके। MSS में ऐसा नहीं होता, वो डुअल टू वे बिहेव नहीं करता MSS। ओपन मार्केट ऑपरेशन टू वे बिहेव करते हैं। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? तो चलें आगे, ठीक। तो यहाँ पर अब डिमोनेटाइजेशन सिचुएशन जैसी होती अगर रूपाली, और सपोज करो उस समय SDF होता तो MSS के वाया जाता ही ना बैंक, RBI ना जाता, सिंपली SDF यूज़ करता। और क्योंकि उस समय में RBI के पास अगर मान लीजिए सिक्योरिटीज़ लिमिटेड है, यू हैव लिमिटेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ ना, इतनी एक्सेस लिक्विडिटी कैसे आप स्क्वीज़ करेंगे, कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? तो बहुत हेविली नीड फील हुई डिमोनेटाइज SDF की उस टाइम पर, कि SDF जैसा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर चाहिए था कि विदाउट गिविंग द कोलेटरल्स, विदाउट ऑफरिंग द सिक्योरिटीज़ भी अगर RBI बैंक्स का वो एक्सेस लिक्विडिटी ले सके, एब्जॉर्ब कर सके, तो दी बेस्ट है काम, फिर सब बढ़िया हो जाए। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि ड्यूरिंग टाइम सच एज रीसेंट डिमोनेटाइजेशन, यानी कि द डिमोनेटाइजेशन ऑफ 2016, द RBI may not have adequate GSECs
to absorb huge amounts of liquidity from the economy. Hence, to handle such situations, the Urjit Patel Committee had recommended, हालांकि मैंने बताया उर्जित पटेल कमेटी का रिकमेंडेशन पहले आया था, तो लिखा सारा सही है उन्होंने, बस आपको पढ़ना सही है कि भाई इसी तरह की सिचुएशनों से डील करने के लिए उर्जित पटेल कमेटी ने तब रेकमेंड किया था द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टूल नोन एज स्टैंडिंग डिपॉजिट्स फैसिलिटी। मैं दोबारा पढ़ता हूँ इसको कि ड्यूरिंग द टाइम सच एज डिमोनेटाइजेशन द RBI may not have adequate G-Secs to absorb huge amounts of liquidity from the economy. Hence, to handle such situations, Urjit Patel Committee had recommended the introduction of a new tool known as Standing Deposit Facility. So, the Finance Act 2018 has amended the RBI Act 1934 to enable the RBI to use the new tool of SDF. Subsequently, the liquidity management framework adopted by the RBI in February 2020 has decided to use SDF in India, and from 2022 it inducted as a monetary policy instrument under the quantitative tools. Is that clear? That is all about the SDF. SDF is clear. The next one is the MSS. हम बस ये यहाँ पर ये दो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को भी डिस्कस करके हमारे सारे क्वांटिटेटिव टूल जो पहले कॉमनली यूज़ होने वाले हमने समझ लिए, दो बचे हुए थे एक्सक्लूसिव, एक SDF हो गया, एक MSS रह गया, फिर हम चुप करके अपना क्वालिटेटिव टूल्स पर आने वाले हैं। और कई बार ये टर्म्स भी पूछी जाती है, जैसे यहाँ पे स्टरलाइजेशन पूछ लिया है ना, तो स्टरलाइजेशन भी मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट है दैट मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। देखिए मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत कब पड़ी और क्यों पड़ी, हमें हम किस मैनर में इसे यूटिलाइज़ करते आए हैं। 2000 के अराउंड कुछ बदलाव हमने बड़े लेवल पर देखे हमारी इकोनॉमी में। क्यों देखे? देखिए हम सब जानते हैं कि 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ हमारी कंट्री के अंदर। हमारे पास डॉलर्स की भारी कमी हुई और हम हमारी इम्पॉर्टेंट असेंशियल जो नीड्स थी इंपोर्ट्स की, उसे बस कुछ ही दिन तक सपोर्ट कर पाएंगे, उतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास बचे थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि अब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएँ। तो उस समय में ये बात आई थी कि देश से बड़े पैमाने पर सोना, गोल्ड ले जाया जा रहा है और IMF के पास रखा जाएगा और वहाँ से डॉलर्स लिए जाएंगे, ऐसी चर्चा हुई, खबरों में ये खबरें छपी। ये तो फैक्ट है कि गवर्नमेंट ने उस समय में IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड से पैसा लिया, और ये भी सच है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने इंडियन इकोनॉमी में कुछ बदलाव लाने को कहा। उन बदलावों में अगर हम ओवरऑल सारे बदलावों को देखें तो हम उसे एक रिफॉर्म के अंदर देख सकते हैं, दैट इज़ LPG रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। इसका सीधा रिज़ल्ट ये निकला कि आपने क्योंकि इकोनॉमी को प्राइवेटाइज़ किया, आपने पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के पास जितने भी सेक्टर्स थे धीरे धीरे उनको प्राइवेटाइजेशन करने की तरफ कदम उठाया। आपने इकोनॉमी को लिबरलाइज़ किया और आपने इकोनॉमी को ग्लोबलाइज़ किया। अब ग्लोबल प्लेयर्स कैन एंटर इनटू द इंडियन मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, यहाँ पर स्टेक्स एक्वायर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों की आज़ादी दी आपने। ओवरऑल ये लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी था। इसके तहत फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई भारत में, आपने देखा पैसा आया भारत में, तो भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल इनफ्लोज बढ़ गए, और जब भी विदेशों से कुछ भी भारत में आएगा तो वो डेफिनेटली डॉलर्स की फॉर्म में आ रहा है। तो LPG के फलस्वरूप भारत में डॉलर्स की एंट्री हो गई। अब जब डॉलर भारत में आएगा तो भारत में कामकाज करने के लिए तो आपको भारतीय रुपए की ज़रूरत है, यू नीड इंडियन रुपी। तो आप डॉलर देंगे और रुपया लेंगे, है कि नहीं? तो थोड़ी देर के लिए समझिए कि आप डॉलर्स दे करके रुपया ले रहे हैं, तो रुपये की डिमांड सर्ज हो गई। 1991 में आपने LPG रिफॉर्म्स किए, 1996, 1997 में ईस्ट एशियन क्राइसिस भी हुआ था, तो सारे शॉक्स जो आए इकॉनमी में उन सबको प्लस माइनस कर लें सारा ओवरऑल, तो 10 के ईयर्स लगे LPG के आउटकम्स प्रॉपरली आने में। तो सन 2000-2001-2 के आसपास आप देख पा रहे हैं कि इकॉनमी के अंदर अच्छा खासा फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज आ चुका है, और वो डॉलर्स के फॉर्म में ही आएगा और उनको रुपया चाहिए। इसका मतलब रुपये की हैवी डिमांड क्रिएट हुई।
किसी भी चीज़ की डिमांड क्रिएट हो तो वो चीज़ शॉर्ट होने लगती है, कम होने लगती है, और डेफिनेटली जब किसी चीज़ की सप्लाई शॉर्ट होने लग जाए डिमांड के कंपैरिजन में तो उसकी कीमत बढ़ने लगती है। इसी तरह से इंडियन रुपी की वर्थ इंक्रीज़ होने लगी, जिसको हम एप्रिसिएशन ऑफ रुपी कहते हैं। ठीक है, तो डिमांड बढ़ जाने से उसकी एप्रिसिएशन होने शुरू हो गई, यानी कि उसकी वर्थ इंक्रीज होने लगी। लेकिन ये एप्रिसिएशन इकोनॉमी को अगर ध्यान में रखा जाए तो अच्छी नहीं है। उस इकोनॉमी में जिसमें आप ये चाहते हैं कि आप एक ऐसी इकोनॉमी बने जिसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हों, और वो इस मैनर में हों कि आपके देश से एक्सपोर्ट्स किए जाएं। आप चीज़ों को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करें और पैसा कमाएं, यानी कि आप अपने देश से एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स आपकी कंट्री में आ रहे हैं, वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी यही चाहते हैं कि वो जब आपकी कंट्री में आके प्रोड्यूस करें तो उनकी प्रोडक्शन ग्लोबली खरीदी जाए। आपका खुद का प्रोड्यूसर ये चाहता है कि उसका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो और आपके देश में फॉरेन एक्सचेंज आए। आप बतौर सरकार ये चाहते हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जैसा सिनेरियो दोबारा ना बने और हमारे पास अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो, इसलिए एक्सपोर्ट्स हों। जो विदेशी निवेशक आ रहे हैं आपके देश में, वो भी ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर प्रोड्यूस ही इसलिए कर रहे हैं कि उसकी डिमांड ग्लोबली होगी, और क्योंकि हम सस्ता बनाएंगे तो वो दुनिया भर में बिकेगा। ऐसे में ये सारे जो गवर्नमेंट, प्राइवेट प्लेयर ऑफ योर इकोनॉमी और द फॉरेन इन्वेस्टर्स सब ये चाहते हैं कि आपका रुपया बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट ना हो, आपका रुपया महंगा ना हो। क्योंकि आपका रुपया महंगा हो जाने से रिज़ल्ट ये आता है कि कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ पर अगर चीज़ ख़रीदना चाहता है तो उसे पहले के मुकाबले ज़्यादा डॉलर देने पड़ेंगे सेम ₹100 को फैच करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि पहले वो $4 दे रहा है और उसे ₹100 मिल रहे हैं, क्योंकि हर $1 ₹25 का है। लेकिन जैसे ही रुपी एप्रिशिएट होगा तो सपोज़ कीजिए अब हर $1 मतलब अब उसे, आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि अब उसे $8 देने पड़ रहे हैं, मतलब 25 रुपये की बजाय आधा हो गया। समझ में आई बात? सही बताया हमने? ये तो 25 रुपये की, पहले 25 रुपये, $1 के 25 रुपये मिलते हैं, अब $1 खर्चते हैं आप तो लगभग 12.5 रुपये आपको मिलते हैं। इसका मतलब कि रुपी एप्रिशिएट हो गया है। इज़ दैट क्लियर? तो अब आपको वो सेम नंबर ऑफ़ डॉलर्स, सेम नंबर ऑफ़ रुपी लेने के लिए $8 देने पड़ेंगे। तो जिसकी जेब से वो सेम नंबर ऑफ़ रुपी के लिए पहले के मुकाबले ज़्यादा डॉलर्स निकल रहे हैं, उसके लिए तो इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे हो गए, तो वो इनको कंज्यूम कैसे कर पाएगा? इसका मतलब ग्लोबल मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस प्राइस वाइज, कॉस्ट वाइज कमज़ोर हो गई है। इसका मतलब आपकी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रही, और इस कॉम्पिटिटिवनेस को मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ग्लोबली अदर कंट्रीज़ के साथ आपका प्रोडक्ट इफ़ेक्टिवली कम्पीट करे, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कीमतें एक लिमिट से ज़्यादा ना हो जाएं। और कीमतें एक लिमिट से ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि आपकी करेंसी अप्रिशिएट कर रही है। ऐसे में आप अपनी करेंसी के अप्रिसिएशन को कंट्रोल करेंगे, आपको ये करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपके यहाँ से, आपके मुल्क से जो भी व्यक्ति विदेशी कोई चीज़ ख़रीदना चाहेगा, उसे ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी, उसे ज़्यादा डॉलर खर्चने पड़ेंगे, और फिर हो सकता है कि वो किसी अल्टरनेटिव चीज़ के पास जाए जो किसी दूसरी कंट्री के द्वारा बनाई जा रही है, और इस तरह से इन्वेस्टर्स भी उसी कंट्री में चले जाएंगे, वो वहीं जाके प्रोड्यूस करेंगे। तो इस वजह से आपकी करेंसी का एक लिमिट से ज़्यादा एप्रिसिएशन आपके एक्सपोर्ट्स को हैम्पर करता है, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव कॉम्पिटिटिवनेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ओके, तो हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ डील कर रहे होते हैं, जो इन बातों का ध्यान रखते हैं कि इन्फ्लेशन का लेवल क्या है, या वो इस बात का ध्यान रख रहे होते हैं
कि करेंसी इस समय कितनी है मार्केट में, मनी सप्लाई कैसा है, रुपी कितना अप्रिशिएटेड या डेप्रिशिएटेड है, जो इन सारी आउटपुट्स पे फोकस कर रहे होते हैं, दोज आर द मैक्रो इकोनॉमिक प्लेयर्स, वो अपना रोल प्ले करते हैं एज अ रेगुलेटर। ऐसा ही आरबीआई ने उस समय में रोल प्ले किया। सन 2002 के अराउंड आरबीआई ने डॉलर्स को यूटिलाइज़ किया। ओके अब अल्टीमेटली आरबीआई क्या करेगा इस चीज़ के वाया, आरबीआई को ज़्यादा से ज़्यादा रुपी मार्केट में लाना है। आरबीआई को क्या करना है, रुपी लाना है मार्केट में। तो वो रुपी कैसे लाएगा मार्केट में, वो डॉलर्स परचेज़ करेगा और रुपी मार्केट में डालेगा। ओके तो आरबीआई ने डॉलर परचेज़ किए और रुपी मार्केट में डाल दिए। इज़ दैट क्लियर? इससे क्या हुआ कि जो मार्केट में रुपी एप्रिशिएट हो रहा था, वो एप्रिसिएशन प्रोसेस रुक गया, क्योंकि एप्रिशिएट इसलिए हो रही थी चीज़ कि डिमांड के मुकाबले सप्लाई नहीं था। अब डिमांड के मुकाबले सप्लाई आ चुका है, अब फर्दर एप्रिसिएशन नहीं होगा। तो इसलिए आरबीआई ने रुपया डाला बाज़ार में और बाज़ार से डॉलर खींच लिया। तो ये भी एक तरह का मॉनेटरी पॉलिसी मेजर ही है। डॉलर को आरबीआई यूज़ करता है, कभी बाज़ार में डॉलर डाल के रुपया खींच लेता है और कभी बाज़ार में रुपया डाल करके डॉलर खींच लेता है। ओके इज़ दैट क्लियर? अब इसका आउटकम ये आया कि बाज़ार में, इकोनॉमी में रुपी के मुकाबले, मतलब रुपी के कॉन्टेक्स्ट में लिक्विडिटी बहुत बढ़ गई। अब आप रुपी ला रहे हैं बाज़ार में, तो नाउ यू हैव एनर्मस लिक्विडिटी। अब इस लिक्विडिटी के साथ आप कैसे डील करें और लिक्विडिटी ना बढ़ाते हुए? हाउ कैन यू डील विद दिस लिक्विडिटी विदाउट इंक्रीजिंग द फर्दर लिक्विडिटी? आरबीआई के पास ऐसा कोई मॉनेटरी टूल होना चाहिए जिसको आरबीआई अब यहाँ पर यूटिलाइज़ करे। उसने मनी की एप्रिसिएशन को रोका, उसने डॉलर्स बाज़ार से लिए और बाज़ार में रुपया डाल दिया। लेकिन इससे दूसरी एक समस्या खड़ी हो गई कि लिक्विडिटी बढ़नी शुरू हुई, और इसका नुकसान भी होगा, आपको पता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्योंकि जहाँ एक तरफ रुपए का एप्रिसिएशन प्रॉब्लमेटिक आस्पेक्ट है, वहाँ पर एक लिमिट से ज़्यादा उसका डेप्रिसिएशन भी प्रॉब्लमेटिक आस्पेक्ट है, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अब इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए लिक्विडिटी को स्क्वीज़ भी करना है। तो तब 2004 में आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक करार हुआ, एग्रीमेंट हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अचीव किया गया, अराइव हुआ। उसके तहत अब क्या होगा, वहाँ से जन्म होगा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का। तो ये देखिए, इसका उद्देश्य है मार्केट को स्टेबलाइज करना। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है ये। इज़ दैट क्लियर? अब इससे क्या होगा, इससे वही होगा जो अब तक आप लगभग ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो देखते आए हैं। उन ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत क्या होता है, जब भी मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज़ होती है तो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के वाया क्या करता है, आरबीआई मार्केट में बॉन्ड उतारता है। तो बॉन्ड लॉन्च या बॉन्ड इशू करना, यही करता है आरबीआई। तो ये मार्केट में जाते हैं बॉन्ड, लोगों के हाथ में बॉन्ड आ जाते हैं, और जो पीपल हैं या मार्केट से मनी जो है वो आरबीआई के पास आ जाती है। ऐसा ही होता था। तो मनी स्क्वीज़ कर ली जाती थी आरबीआई के द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा। बट अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। फ्यू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत जब ये बॉन्ड दिए, तो ये बॉन्ड क्या हैं, दीज आर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। आप इन्हें जी सेक्स कह के पुकारते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही हैं एक तरह के। अब आरबीआई के पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स पड़े होते हैं। क्यों पड़े होते हैं? गवर्नमेंट ने जब भी फंड रेज़ किया होता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बनाती हैं। अब गवर्नमेंट की बनाई हुई है सिक्योरिटीज़ को इशू करने का ज़िम्मा किसको मिला हुआ है देश के स्तर पर? आरबीआई को। इसके लिए जो भी इंटरेस्ट कमिटेड है, उसकी जो सर्विसिंग है वो भी कौन करेगा? गवर्नमेंट ही करेगी। क्योंकि जब जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी जनरेट करती है
और उन जनरेटेड सिक्योरिटीज़ को जब जब आरबीआई इशू करता है, मार्केट में डालता है, तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है और गवर्नमेंट उस पैसे को यूटिलाइज़ करती है, खर्चा करती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग हो जाती है, वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स का पार्ट बन जाता है। मेरी बात समझ में आई? ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट को बाज़ार में पैसा डालना है, खर्चा करना है, गवर्नमेंट ने एक सिक्योरिटी इशू की, और गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी इशू की का मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पर सिक्योरिटी जनरेट की, आरबीआई को दी। अब आरबीआई ने उसी के नाम पर एक चेक इशू कर दिया और वो दे दिया किसको? टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वो चेक लेके बैंक्स के पास जाती है और उन्हें इनकैश कर लेती है, और इसी तरह से बैंक्स का एक रिज़र्व आरबीआई के पास क्रिएट हो जाता है। इज़ दैट क्लियर? समझ में आई? तो कुल मिलाकर के बैंक्स जो हैं वो कैसे पैसा देते हैं सरकार को? बैंक्स यहाँ पर पैसा देते हैं सरकार को इसी प्रॉमिस पे कि अब वो जो बॉन्ड है वो बैंक्स के पास आ चुका है, वो बॉन्ड बैंक्स के पास आ चुका है ना, तो उसी बॉन्ड को आगे फर्दर ट्रेड किया जाता है। वो आरबीआई को दे देंगे, फर्दर आरबीआई उनको दे देगा जब जब पैसों की जिसे ज़रूरत होगी। इज़ दैट क्लियर? मतलब कहीं ना कहीं पैसा गवर्नमेंट के पास आता है यहाँ से, और गवर्नमेंट उसे फर्दर यूटिलाइज़ करती है। इज़ दैट क्लियर? अब ये नॉर्मली ओपन मार्केट ऑपरेशंस में होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। और ओपन मार्केट ऑपरेशन टू वे मैकेनिज़्म है, सिर्फ लिक्विडिटी स्क्वीज़ करने का एक तरीका नहीं है। जब जब ज़रूरत है लिक्विडिटी इंजेक्ट या इन्फ्यूज़ करने का, तब भी ओपन मार्केट ऑपरेशंस यूज़ होते हैं। तब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत मार्केट से या लोगों से बॉन्ड लेता है, और मनी जो है वो आरबीआई से मार्केट या लोगों के पास जाती है, तो तब मनी इंजेक्ट होती है, इन्फ्यूज़ होती है। सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस मनी स्क्वीज़ भी करते हैं और मनी इंजेक्ट भी करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में ये मनी स्क्वीज़ और इंजेक्ट करने के लिए जो यूटिलाइज़ होती हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। लेकिन जब हम मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के साथ ही डील किया जाएगा, और यहाँ पर उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड का नाम दिया जाएगा, एमएसबी। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत आप उन्हें मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड कहेंगे। इज़ दैट क्लियर? तो अब यहाँ पर इस केस में, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के केस में, आरबीआई ने अंडर द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, दैट इज़ द बॉन्ड या मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड कहते हैं आप इनको, ये सिंपली आप देखिए ये इशू कर दिया, ठीक है, और मनी स्क्वीज़ कर ली, आरबीआई के पास आ गई। लेकिन ये जो मनी होगी आरबीआई और सरकार के बीच में हुए एमओयू के कारण, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कारण, ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम अकाउंट में चली जाएगी। ये मनी कहाँ चली जाएगी? उस अकाउंट में चली जाएगी। इज़ दैट क्लियर? इसका मतलब ये मनी गवर्नमेंट को अवेलेबल नहीं रहेगी एक्सपेंडिचर करने के लिए, खर्चा करने के लिए। ये मनी, इस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का सीधा सीधा उद्देश्य था मनी स्क्वीज़ करना, मार्केट से एक्सेस लिक्विडिटी को स्क्वीज़ करना, और वो स्क्वीज़ कर ली उन्होंने। इज़ दैट क्लियर? इसका मतलब सिंपली ये है कि जो सिक्योरिटीज़ आरबीआई के पास अवेलेबल हैं, उन सिक्योरिटीज़ को आरबीआई ने यूटिलाइज़ किया है, और उसी यूटिलाइजेशन की मदद से आरबीआई ने मार्केट से लिक्विडिटी स्क्वीज़ की है। और इसका सीधा सीधा नतीजा ये है कि कोई नया पैसा जनरेट होकर के गवर्नमेंट के पास नहीं गया है, और गवर्नमेंट उसे एज एन एक्सपेंडिचर यूज़ नहीं करेगी। समझ में आई? इसलिए इट इज़ अ क्लियर कट प्योर मैकेनिज़्म टू स्क्वीज़ लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट्स। स्टरलाइजेशन के लिए मेनली इसे यूज़ किया जाता है, ओके। और वो हुआ कैसे अचीव? वो आरबीआई और सरकार के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत वो स्क्वीज़ किया हुआ पैसा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम अकाउंट में जाएगा, और जिसमें वो पैसा रहेगा, पड़ा रहेगा, गवर्नमेंट इसे यूज़ नहीं करेगी। इज़ दैट क्लियर? समझ में आई बात? जब बॉन्ड पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, वो पैसा वहाँ से निकाल के उनको दे दिया जाएगा जिन्होंने बॉन्ड लिया था। पैसा वहाँ से निकाला जाएगा, उनको दिया जाएगा जिन्होंने बॉन्ड लिया था, क्योंकि जिन्होंने भी बॉन्ड खरीदा